नमस्कार मित्रों, मैं एसआरएफ प्रशांत एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ। मेरी पिछली दोनों कहानियों बस का सफ़र और इच्छा शक्ति को आपके द्वारा काफ़ी स्नेह और प्रोत्साहन मिला। उसी प्रोत्साहन के संबल पे आरूढ़ होकर ये अगली कहानी प्रस्तुत है। कहानी का नाम है किस्मत। आइए शुरू करते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा था। कई दिनों बाद संडे को मैं अपने घर पे था। सवेरे के लगभग 9 बजे होंगे। मैं दही जलेबी लेने के लिए पैदल ही जा रहा था। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक चिरपरिचित चेहरे के दर्शन हो गए। वो बोला, भैया पाँव छुएं। खुश रहो और क्या हाल चाल? सवेरे सवेरे कहाँ चल दी है? आज तो इतवार है। कई दिनों बाद वो चेहरा नजर आया था। असल में मैं भी कम ही रह पाता हूँ घर पे, तो मोहल्ले के लोगों से मिलना बहुत रेयर था। ऐसे में गुड्डू का मिलना एक अच्छा संयोग था। हम लोगों का बचपन साथ साथ बीता था। वह मुझसे 2-2.5 साल छोटा रहा होगा। उसके दोनों कानों में सोने के कुंडल, ब्लैक कलर की पल्सर 180, ब्रांडेड जूते, बेज कलर की लेदर जैकेट, बड़ा ही डैशिंग लुक लिए हुए था वो। एक काला चश्मा और लगा लेते। और सब कैसा चल रहा है? बस भैया सब आशीर्वाद है। कहाँ हो आजकल? भैया नगर निगम में। मेरे मन में आया कि बोलूं सरकारी नौकरी में तो मौज ही मौज है, लेकिन मैंने कहा भैया किस्मत हो तो यार तुम्हारे जैसी सरकारी नौकरी, सहयोगी ससुराल, प्यारा सा बच्चा। अचानक से उसके चेहरे के भाव बदल गए और वो सीरियस होकर बोला, भैया ये आप कह रहे हो? मेरे बारे में क्या छुपा है आपसे? किस्मत का और अपना तो कभी कोई नाता ही नहीं रहा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और बोला, अच्छा चलता हूँ। उसका चौथे नंबर का भाई जो बीटेक कर रहा था एनसीआर से, वो भी आके पिछली सीट पर बैठ गया। अच्छा भैया प्रणाम। और वो दोनों विपरीत दिशा में आगे बढ़ने लगे, लेकिन अभी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुए थे। उनकी छवि मेरी आंखों से जा नहीं रही थी। उसकी बात ने दिमाग के सारे तंतु हिला दिए थे और कई सारे पुराने पन्ने समय की गर्त से बाहर निकल कर आने लगे। जब हम लोग इस कॉलोनी में रहने आए थे, उसके 2-3 दिन बाद ही गुड्डू के छोटे भाई का दूसरा बर्थडे मनाया जा रहा था। उसका केक हम लोगों के यहाँ भी आया था। उसके लगभग 1-1.5 साल बाद तीसरे भाई के जन्म के दौरान उसकी माँ की मृत्यु हो गई। 3 बच्चे, दादी, बाबा और पिता। पिता सरकारी नौकरी में तो थे, लेकिन किसी उच्च पद पर नहीं थे और उनको पीने का बहुत शौक था। महीने की 1 तारीख को वो हमेशा रिक्शे में लद कर ही आते थे। उनके कपड़े गंदे होते थे, कई बार चोटें लगी होती थीं। उनकी साइकिल कोई न कोई व्यक्ति पीछे से लेकर आ रहा होता था। इस तरीके का दृश्य कभी कभी महीने में 2-3 बार भी देखने को मिल जाता था। सरकारी नौकरी में तो थे ही और 3 बच्चों को संभालना भी था, तो उन्होंने एक और शादी कर ली। दूसरे नंबर का भाई मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था और तीसरे नंबर का भाई बहुत छोटा था। समय के साथ चौथे, 5वें और 6ठे नंबर पर भी भाई आ चुके थे। जैसा आप सब जानते हैं कि माँ का प्यार जब छोटे से बड़े में बंटना शुरू होता है, तो ऊपर के भाइयों का नंबर आते आते, खैर छोड़िए। जिस तरह गाड़ी का ड्राइवर अगर नशे में हो तो वह अपने गंतव्य तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, और उसमें सवार सवारियों की जान भी हमेशा आफत में ही रहती है। उसी तरह उसका परिवार चल रहा था। पिता को पता ही नहीं था कि उसके बेटे क्या कर रहे हैं। हर सवेरे घर से निकलना, बद के गुल्ली डंडा खेलना, जीत जाना तो पैसे ले लेना, हार जाना तो मार खा लेना, लेकिन कुछ भी करके शाम तक 3 गिलास दूध की व्यवस्था कर लेना। स्कूल नाम का शब्द उसकी लाइफ में तो था, लेकिन उसका स्कूल जैसा ना था, क्योंकि रोज ही वह जिंदगी की क्लास पढ़ रहा था और लगभग 40-50% से पास भी हो रहा था। धीरे धीरे वह परसेंटेज भी बढ़ रहा था, लेकिन अब सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट होते जा रहे थे। पियक्कड़ पिता कमजोर होते जा रहे थे। दादी बाबा साथ छोड़ चुके थे। दूसरे नंबर का भाई विक्षिप्त साबित हो चुका था। तीसरे नंबर का भाई भी किसी काम का नहीं था। गुड्डू ने अब एक फल बेचने वाले के साथ खड़े होना शुरू कर दिया था। पूरे दिन भारी भारी पेटियों को उठाना रखना,
फलों को छांटना, बेचना, रात को कुछ बचे हुए फलों की कीमत भद्दी भद्दी गालियों से चुकाना, और रोज पूरे एहसान के साथ थोड़े से पैसे। बस यही पारिश्रमिक उसे मिलता था। जिंदगी के शुरुआती कई साल ऐसे ही कट गए। फिर अचानक कुछ दिन के लिए वह कहीं गायब हो गया। वह फल विक्रेता भी पृथ्वीलोक छोड़ चुका था। जब हम लोग अपनी अपनी साइकिलों से कोचिंग के चक्कर लगाते थे तो उसको याद कर लेते थे, क्योंकि हम सब लोगों में वही था जिसने सबसे पहले साइकिल चलाना सीखा था, और वो भी दूसरे की साइकिल से। जब हम लोगों का किसी से मैच होता तो भी उसे याद कर लेते थे, क्योंकि हम सब लोगों में वही लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था। लेकिन इधर कई दिनों से मिला नहीं था, कोई भी मैच भी नहीं खेला था। बस इतना सुना था कि शायद मुंबई भाग गया है और वहाँ किसी कॉस्मेटिक की दुकान या शायद फैक्ट्री में काम कर रहा है। 2-3 साल बाद जब वो वापस लौटा तो उसके पास थोड़ा पैसे भी थे। उन पैसों से उसने अपने छोटे भाई को कुछ कॉस्मेटिक का सामान और एक ठेला दिला दिया। कुछ दिन अपने भाई को कमाने खाने में मदद करने के बाद वह फिर किसी दूसरे शहर में कॉस्मेटिक का ही काम करने लगा। इन छोटे मोटे प्राइवेट दुकानों में काम करने वाले लोगों की जिंदगी में अल्प आय, अधिक काम करने के घंटे, जीरो छुट्टी, ये कई सारे फीचर्स मौजूद रहते हैं। दिन भर दीदी दीदी करने वाले दीदी के जाते ही अपनी भाषा बदल देते हैं। गुड्डू को शायद इन चीज़ों की आदत हो गई होगी। बहन उसके थी नहीं, एक माँ गुजर चुकी थी, दूसरे से कुछ खास उनसियत नहीं थी, तो अब शब्दों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था उसे। हाँ, स्वयं उसे कभी किसी ने उल्टी सीधी भाषा में बात करते नहीं सुना। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था। उसका बीच वाला भाई भी कहीं गायब हो गया। इनफैक्ट आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। विक्षिप्त तो वह था ही। पिताजी से भी गुड्डू का नाता कभी कदार का ही था। जैसे जैसे उनके पिता का लीवर कमजोर होता जा रहा था, वैसे वैसे शराब पीने की उनकी लालसा बढ़ती जा रही थी। दिसंबर की एक बर्फीली रात को उनके घर से लड़ाई की आवाजें आ रही थी। मेरा उसके अगले दिन MBA इनकम टैक्स का पेपर था। उनके यहाँ से आवाज आना तो कोई नई बात नहीं थी। इस बार शायद तीसरे नंबर वाला भाई अपने पिता से लड़ रहा था। कारण शराब ही थी। उसने शायद अपने पिता पर बल प्रयोग भी किया और उनके पिता आकर छत पर रजाई डालकर सो गए। गुस्से में परिवार का कोई अन्य सदस्य उन्हें देखने भी नहीं गया। मुझे भी सवेरे जल्दी उठना था तो मैं सो गया। मेरी आंखें अलार्म से पहले ही खुल गईं। कारण थी वो रोने की आवाजें जो मेरे कानों में पड़ रही थीं और गुड्डू के घर से आ रही थीं। उसके पिता का निधन हो चुका था। गुड्डू कहाँ था किसी को पता नहीं था, बस यह पता था कि लखनऊ में नहीं है। रिश्तेदारों ने मिलकर उनका दाह संस्कार किया। वो अपने पिता के अंतिम दर्शन भी न कर पाया। पिता कैसे भी हों, आखिर पिता होते हैं, और उनके अंतिम दर्शन न कर पाने की वेदना को उसने कई बार बाद में व्यक्त किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। पिता की मृत्यु के उपरांत माता से उसके संबंध लोगों के संज्ञान में आए। अब डिस्कशन के टॉपिक से पिता हट चुके थे। उसने आगे बढ़कर अपनी माँ, तीसरे भाई और 3 और छोटे भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब उठा ली जब हम लोग प्लेसमेंट ढूंढ रहे थे, और वो पहले से ही प्लेस था, या ये कहें कि मिसप्लेस था। वैसे ही दुकानों में नौकरी करते हुए और कुछ दाएं बाएं दंड फंद करते हुए उसका काफी समय बीता। उसकी दूसरी माँ ने अपने मायके की तरफ की किसी लड़की से उसकी शादी करा दी, और कुछ समय बाद उसके ससुराल वालों ने कुछ पैरवी करके उसकी मृतक आश्रित में नौकरी लगवा दी। पढ़ा लिखा तो कुछ खास नहीं था, पर 2 क्वालिटी थी। एक, वह कोई नशा नहीं करता था, और दूसरा, बहुत मृदुभाषी था। अब उसकी नौकरी को लगे लगभग 5-7 साल हो चुके हैं। इस साल चौथे नंबर वाला भाई की भी प्लेसमेंट हो गई है। वही जबरदस्ती एक कार लेने की जिद कर रहा था, जिसे देखने ये लोग शोरूम जा रहे थे। गुड्डू और उसका भाई दीपक तो नजरों से दूर जा चुके थे, लेकिन दिमाग से दूर नहीं जा पा रहे थे। कुछ ही पलों में वह पूरी कहानी फ्लैशबैक की तरह मेरे दिमाग में चल गई। मेरे द्वारा कही गई लाइन, किस्मत हो तो तुम्हारे जैसी, और उसका इस बात को काटना, ये दोनों चीजें रिपीटेडली मेरे जहन पे चोट कर रही थीं। इन दोनों बातों ने मुझे मजबूर किया ये सोचने पर कि हम सब लोग आज को तो देखते हैं, पर पीछे क्या हुआ है वो ध्यान नहीं देते। आज कोई खुश है, मान लीजिए कार से चल रहा है,
एसी में सो रहा है, किसी ने 2 फ्लैट ले लिए हैं, किसी ने 3 कारें बदल ली हैं। लोगों के चेहरे की हंसी, उनके चेहरे की क्षणिक मुस्कान को हम किस्मत का नाम दे देते हैं। हम भूल जाते हैं कि उस चेहरे में मुस्कान ने आने में कितना समय लगा दिया, उस मुस्कान की उन्होंने क्या क्या कीमत चुकाई है। हम आज को तो देखते हैं पर कल के किए हुए संघर्ष को नहीं देखते। बड़ी आसानी से कह देते हैं किस्मत हो तो तुम्हारे जैसी। अरे उसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है। हमें आज की चमक तो दिखाई देती है, पर उस चमक के पीछे वो कितना रगड़ा गया है ये नहीं दिखाई देता। अगर असल में उसकी पूरी की पूरी जिंदगी हमें जीनी पड़ जाए, तभी हम जान पाएंगे कि आखिर उसकी किस्मत कितनी अच्छी थी। हम में से कईयों की आंखें भी खुल जाएंगी, जैसे मेरी खुल चुकी थीं। आज की इस बात से मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि अगर किस्मत किसी की अच्छी होती है, सबसे अच्छी होती है, तो वो होती है अपनी। अगर कोई विश्व में सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत है, भाग्यवान है, तो वो हैं आप। जी हाँ, आप खुद को ही सबसे ज़्यादा भाग्यशाली मानकर देखिए। आपकी लाइफ में अचानक से सुकून आ जाएगा, जैसे मेरा आ चुका है। धन्यवाद।